करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। सबसे पहला वर्ड है परमिएट। परमिएट करने का मतलब क्या होता है? फैलना। तो कोई चीज अगर परमिएट कर रही है, इसका मतलब क्या है? वो किसी चीज के थ्रू क्या कर रही है? फैल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है परमिएबल। परमिएबल और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आती है। तो परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होती है? जिससे सब कुछ निकल जाएगा, उन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन्स। मतलब उससे सब कुछ परमिएट हो जाएगा, सब कुछ फैल जाएगा। जबकि सेमी परमिएबल में क्या होता है? थोड़ा बहुत निकल जाएगा और थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक जाएगा। तो चाय छानने की छलनी होती है, वो क्या होती है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों पार्ट ऑफ स्पीच क्या थे? ये एडजेक्टिव था और ये क्या था? परमिएट। ये आपका वर्ब फॉर्म था। तो कोई चीज स्प्रेड हो रही है, पेनिट्रेट हो रही है, परवेड कर रही है, उसके थ्रू फैल रही है, इन्फिल्ट्रेट कर रही है, उसके थ्रू फैल रही है, डिफ्यूज कर रही है, उसके थ्रू फैल रही है। एंटोनिम्स रोक लिया, पूरा पूरा तो कंटेन कर लिया, कन्फाइन कर लिया, रोक लिया, ब्लॉक कर लिया, मतलब रोक लिया। तो जो इनइक्वालिटी है वो क्या कर रही है? वो फैल रही है हर एस्पेक्ट में। एस्पेक्ट इस पहलू। तो शहरों में और गांव की जिंदगी के हर पहलू में इनइक्वालिटी क्या कर रही है? फैल रही है। इनइक्वालिटी का बहुत प्यारा वर्ड होता है, बहुत एग्जाम में आता है, दैट इज डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी इज आल्सो व्हाट? इनइक्वालिटी। अच्छा, एक इक्वालिटी का एक और वर्ड आता है, वो वर्ड आता है एग्जाम में, इगैलिटेरियन। एक सेकंड, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन शब्द का मतलब क्या होता है? जहां पे सब इक्वल हो। ऐसी सोसाइटी जहां पे सबको इक्वल माना जाए उसको क्या बोलते हैं? इगैलिटेरियन सोसाइटी। मतलब हर किसी के पास इक्वल हक होते हैं, इस तरह की सोसाइटी। बहुत बार एग्जाम में पढ़ा है इगैलिटेरियन। अगले वर्ड पे आते हैं स्टार्क। स्टार्क के दो मतलब होते हैं। एक तो स्टार्क का मतलब होता है बहुत ही कठोर, बहुत ही ज्यादा क्रूअल, मतलब स्टार्क जो नेगेटिव टोन का वर्ड होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। दूसरा स्टार्क का मतलब होता है क्लियर, एकदम साफ की साफ। उस केस में भी एडजेक्टिव। जैसे स्टार्क है ना, ऐसे ब्लेटेंट वर्ड भी होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है। एक ब्लेटेंट का मतलब होता है नेगेटिव टोन का मतलब होता है बोल्ड एंड शेमलेस। वो चीज कैसी है? बोल्ड है, शेमलेस है, मतलब ब्लेटेंटली रूल्स को फ्लाउट किया गया, रूल्स को तोड़ा गया। एक ब्लेटेंट का मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल साफ की साफ। तो स्टार्क क्या हो गया? हार्श है, क्लियर है, इजीली नोटिसेबल, मतलब क्लियर है। लेकिन जनरली नेगेटिव टोन में हम इसको यूज करते हैं। हार्श है, एब्सोल्यूट है, ब्लंट है, मतलब एकदम ओपनली बोल दिया गया, एकदम क्लियर वे में। एंटोनिम्स वेग है, अनक्लियर है, माइल्ड है, सटल है, हल्का सा है। तो जो वेल्थ डिफरेंस है, शॉपर शॉपर में जो गाड़ी चलाता है और कार ओनर जिसके पास गाड़ी है, उसमें जो वेल्थ का डिफरेंस है, जो पैसे का डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा है और अनडिनाइबल है, मतलब आप उस चीज को मना नहीं कर सकते। मींस डिफरेंस जो है बहुत ही ज्यादा। अच्छा, क्लियर के कुछ इडियम्स करते हैं। क्लियर का इडियम होता है ब्लैक एंड व्हाइट। तो कोई चीज अगर ब्लैक एंड व्हाइट है, इसका मतलब कैसे? वो एकदम क्लियर है। अच्छा, कोई चीज अगर ग्रे एरिया में है तो इसका मतलब वो चीज क्लियर नहीं है। इट इज व्हाट? इट इज अनक्लियर। आप उस चीज को बता नहीं सकते कि सही क्या है, गलत क्या है। तो वो क्या है? एकदम ग्रे एरिया में। अच्छा, हमने क्लियर अनक्लियर की बात करें तो जल्दी से सिनोनिम्स कर लेते हैं क्लियर के, रिवाइज कर लेते हैं क्लियर के सिनोनिम्स। क्लियर है वो चीज, इसका मतलब कैसी है वो चीज? पहले तो एल वाले सारे वर्ड्स करेंगे। ल्यूसिड है, लिम्पिड है। ल्यूसिड का एक और वर्ड क्या होता है? पेल्यूसिड। अगर आप देखोगे ना, दो रूट वर्ड्स होते हैं, एक होता है एलयूसी और एक होता है एलयूएम। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है लाइट, मतलब उसके ऊपर लाइट है, इसका मतलब वो चीज एकदम क्लियर है। तो इन तीनों शब्दों का मीनिंग है क्लियर है। फिर एक वर्ड होता है कॉन्स्पिक्वस है और एक वर्ड होता है पर्सपिक्वस है। ये दोनों वर्ड्स भी देखो एक जैसे हैं। इनका मतलब क्या होता है? इजिली नोटिसेबल है, मतलब आप उस चीज को आसानी से नोटिस कर सकते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आती है वर्ड्स की, एविडेंट है, अपरेंट है, ऑब्वियस है। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है? क्लियर है। फिर एक कैटेगरी आती है ऑस्टेंसिबल है, सीमिंग है। मींस ऊपर ऊपर से तो ये दिख रहा है, क्लियर है, लेकिन अंदर का नहीं पता, ऊपर ऊपर से तो ये दिख रहा है। ऑस्टेंसिबल वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया, जितने स्टार मार्क करने कर लो। मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट का मतलब भी क्या होता है? ऊपर ऊपर से अगर आंखों से देखें तो हमको ये बात दिख रही है। सारे के सारे वर्ड्स क्या? ऑल ऑफ दीस वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। अच्छा, कोई चीज अगर अनक्लियर है तो वेग है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है। मींस वो चीज क्लियर नहीं है। अच्छा, एम्बी रूट वर्ड होता है एक। एम्बी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? बोथ। तो कोई चीज अगर एम्बिगुअस है तो इसका मतलब क्या है? कि वो चीज के दो मतलब है, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन है। फिर एक वर्ड होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। फिर मुझे एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग बता सकते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस इज व्हाट? जो दो हाथों से लिख लेता है एक सेम टाइम पे। वन हु कैन राइट विद बोथ द हैंड्स विद इक्वल स्किल। उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें एक वायरस जो प्रोफेसर थे। अच्छा, एम्बीवैलेंट क्या होता है? एम्बीवैलेंट है मैं ये करूँ या ये करूँ, मैं एसएससी की तैयारी करूँ या बैंक की तैयारी करूँ, मैं प्राइवेट जॉब करूँ या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूँ। आप क्या हो? एम्बीवैलेंट हो। एम्बीवैलेंट मींस आप कंफ्यूज्ड हो, आपके पास दो ऑप्शन है करने के, यहाँ या यहाँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, दैट मींस आप एम्बीवैलेंट हो। आप एम्बीवैलेंट हो, इसका मतलब आप किस चीज में हो? आप एक डिलेमा में हो। डिलेमा के कुछ सिनोनिम्स, कोनंड्रम में हो, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कंफ्यूजन में हो, क्वांडरी में हो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। अगला एमबी का वर्ड आता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट कौन होते हैं? एक तो इंट्रोवर्ट होते हैं जो बातें नहीं करना चाहते लोगों से, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है एम्बीवर्ट लोगों की, जो अपने दोस्तों से तो बहुत बातें करेंगे लेकिन कोई नया आ जाएगा उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो एम्बीवर्ट इस काइंड ऑफ मिक्सचर होते हैं ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट। फिर एक वर्ड आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फ्रॉग वाटर पे भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है। तो वन हु कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर, ऑन लैंड भी एंड इन वाटर भी, एम्फीबियंस। अच्छा, हमने एम्बीडेक्स्ट्रस की बात की थी, जो लोग दोनों हाथों से लिखते हैं। पहले क्या होता था, जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते थे उन लोगों को बड़ा इवल मानते थे, मतलब पहले की सुपरस्टिशन था ये कि लोगों को इवल मानते थे जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते थे। तो सिनिस्टर वर्ड वहीं से आया, सिनिस्टर वर्ड लेफ्ट हैंड का वर्ड था, तो सिनिस्टर वर्ड वहीं से आया और उसका मीनिंग क्या निकलने लग गया? इवल। तो ये एक नेगेटिव टोन का वर्ड है, दैट इज सिनिस्टर, इवल। चलो आ जाते हैं आगे। अगला वर्ड है अडैप्ट। तो अगर आप किसी चीज में अडैप्ट हो मतलब आप उस चीज में बहुत स्किल्ड हो। मुझे स्किल्ड लोगों के जल्दी से सिनोनिम्स बता दो। एक मुझे स्किल्ड लोगों के सिनोनिम्स बताओगे आप, एक मुझे केयरफुल लोगों के सिनोनिम्स बताओगे, लेजी लोगों के सिनोनिम्स बताओगे, केयरलेस लोगों के सिनोनिम्स बताओगे। चलो पहले तुमको बताओ, फिर याद आएगा तो बताऊंगी। और स्किल्ड के करते हैं सबसे पहले, अडैप्ट, एड्रॉइड। डेक्स्ट्रस की स्पेलिंग में दोनों सही होती है, TEROUSB और TROUSB। डेक्स्ट्रस, एस्ट्यूट, प्रोफिशिएंट,
सेवी, सेपियंट, इंजीनियस, इनके अंदर दिमाग बहुत होता है, तो ये क्या होते हैं, विटी होते हैं। विटी का मतलब क्या है, वो लोग जिनके अंदर बहुत दिमाग होते हैं। चलो केयरफुल के, प्रूडेंट, मेटिक्यूलस। स्क्रूपुलस वर्ड के दो मतलब होते हैं ना, एक तो होता है ऑनेस्ट और एक मतलब क्या होता है, केयरफुल। तो दोनों मतलब होते हैं स्क्रूपुलस वर्ड के, है ना। फिर अब क्या आ जाएगा, सर्कमस्पेक्ट कौन होते हैं, जो लोग बहुत केयरफुल होते हैं, चारों तरफ ध्यान रखते हैं। वॉचफुल, एक वर्ड सेड्यूलस भी होता है। सेड्यूलस लोग भी कौन होते हैं, जो लोग बहुत केयरफुल होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। हीडफुल, चेरी, वेरी, विजिलेंट, मतलब हर तरफ उनका ध्यान रहता है। एक तरह के लोग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। मेहनती लोग कौन कौन होते हैं, डिलिजेंट होते हैं मेहनती लोग, एसिडुअस होते हैं। अच्छा, पंक्टिलियस वर्ड भी केयरफुल का था, जो लोग पंक्टिलियस होते हैं वो भी बहुत केयरफुल होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। अच्छा, मेहनती लोग इंडस्ट्रियस होते हैं। और भी जैसे वर्ड याद आते जाएंगे ना, ऐड करते जाऊंगी। चलो यहाँ पे आते हैं कॉन्शियस, एक सेकंड, कॉन्शियस भी लोग बहुत केयरफुल होते हैं, वेरी केयरफुल। लेजी के कुछ करते हैं, लेजी वाले लोग कैसे होते हैं, टॉर्पिड होते हैं, स्लॉथफुल, लैंग्विड, लैंग्यूरस। इनका ना तन डोलता ना मन डोलता, मतलब ये लोग कैसे होते हैं, इंडोलेंट होते हैं, मतलब हिलना ही नहीं चाहते, बहुत ही ज्यादा एक ही जगह पड़े पड़े रहने वाले होते हैं। और कोई वर्ड किसी को लेजी का याद आ रहा हो, हाँ, स्लगिश, वेरी नाइस। खाली बैठे रहते हैं तो आइडल रहते हैं, हिलते नहीं है तो पैसिव मोड में रहते हैं, हिलते नहीं है डोरमेंट होते हैं, एक ही जगह कोई चीज पड़ी हुई है स्टैग्नेंट हो जाती है वो। उन लोगों का लाइफस्टाइल में कोई एक्टिविटी नहीं होती, फिजिकली एक्टिव नहीं होते, तो उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, सेडेंटरी होता है, एक ही जगह ये लोग क्या होते हैं, पड़े रहते हैं, कोई एनर्जी नहीं होती इनके अंदर, तो लिस्टलेस होते हैं। अच्छा, अब आता है अगला, केयरलेस। तो जो लोग केयरलेस होते हैं वो क्या होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लैक्स होते हैं, रेमिस होते हैं, नेग्लिजेंट होते हैं, सारी चीजों को क्या करते हैं, सारी चीजों को इग्नोर ही करते रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी टाइम ही नहीं देते किसी भी चीज को। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा है, स्लाउची वर्ड, राइट, स्लाउची इज आल्सो लेजी। काउच पोटैटो होते हैं, एक ही जगह पड़े रहते हैं, राइट, हिलने का इन लोगों का मन ही नहीं करता है। एक वर्ड होता है नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड होता है, इस पर डबल स्टार मार्क करना बहुत एग्जाम में भी आया है। इसका मतलब होता है केयर फ्री। केयर फ्री मींस कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी की सारी टेंशन छोड़ चुके हैं, सारी की सारी टेंशन भूल चुके हैं। ये लोग क्या करते हैं कि थ्रो कॉशन टू द विंड, विंड को इन्होंने कॉशन थ्रो कर दिया, मतलब सारी चिंता हवा में फेंक दिया, मतलब ये लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहते किसी भी चीज को लेकर। अच्छा, कोई काम अगर आपने केयरलेस वे में करा है तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैप डैश। स्लैप डैश का मतलब क्या है कि वो काम आपने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया, बहुत ही केयरलेस तरीके से आपने वो काम किया है। ये लोग क्या करते हैं, हमेशा इनका गार्ड डाउन ही रहता है, मतलब इनका प्रोटेक्शन हमेशा डाउन रहता है, मतलब कभी भी केयरफुल नहीं होते किसी चीज को लेकर, हमेशा अपना गार्ड डाउन ही रखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, थिन आइस पे स्केट करते हैं, स्केटिंग ऑन थिन आइस, मतलब बहुत रिस्की वाला काम करते हैं और बिल्कुल भी केयर नहीं करते उस चीज की। सारे वर्ड्स जितने भी हमने करे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर एडजेक्टिव्स। रेकलेस होते हैं, राइट, रेकलेस इज आल्सो व्हाट, बहुत ही ज्यादा केयरलेस होते हैं, बिल्कुल भी ध्यान से काम नहीं करते। कुछ डिलिजेंट के संदर्भ में और ऐड करते हैं ना, डिलिजेंट हो गए, एसिडुअस हो गए, इंडस्ट्रियस हो गए, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। और कौन सा वर्ड आप ऐड कर सकते हो इसमें, मैम वर्कaholic ऐड कर सकते हैं, हाँ। जो लोग वर्कaholic होते हैं उनको काम का एक तरीके से बहुत पैशन होता है, अपने काम को बहुत पैशनेट वे में करते हैं। ये लोग ना मिडनाइट ऑयल बर्न करते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल मींस रात रात भर काम करते हैं, रात रात भर मेहनत करते हैं। इनकी जो नोज होती है वो हमेशा ग्राइंडस्टोन पे होती है, कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन। चलो मैं आपको साइड कर लेती हूँ, हाँ। इसका मतलब क्या होता है कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन मींस वर्क वेरी हार्ड, बहुत हार्ड करते हैं। इनका जो शोल्डर होता है वो हमेशा व्हील पे होता है, पुट योर शोल्डर टू द व्हील, मतलब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एक और होता है हार्ड वर्कर, बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, इतना काम कर लेते हैं फिंगर से कि बोन तक दिखने लग जाती है, मतलब बहुत मेहनत करते हैं। दीज पीपल आर वेरी वेरी हार्ड वर्क, ये कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ते। एक और इडियम, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब बहुत मेहनत करते हैं। ये टॉयल एंड मॉइल करते हैं, मींस वर्क वेरी हार्ड। इनका जो खून पसीना होता है वो खून पसीना बहाते हैं, स्वेट ब्लड, इसका मतलब क्या होता है, खून पसीना बहाना, मतलब बहुत मेहनत करते हैं। तो अडैप्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव, मींस ऐसा इंसान जो बहुत ही स्किल्ड है। अच्छा, स्किल्ड इंसान के कुछ नाउन फॉर्म्स भी बता दो। कोई इंसान बहुत अच्छा है अपने काम में तो कैसा है, वेटरन है, और क्या क्या वर्ड्स पढ़े हमने, डोएन है, मैस्ट्रो है, विजर्ड है, एक्सपर्ट है अपने काम में, मतलब वो काम बहुत अच्छे से जानता है और करता है। वो बहुत स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, एक्सपर्ट है अपने काम के। इनएक्सपीरियंस्ड है, अनस्किल्ड है, इनएप्ट है। मुझे एक्सपीरियंस के कुछ वर्ड बताना जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, नाइव है वो लोग, उनको भी कुछ नहीं आता, ग्रीन एज ग्रास है, अभी उन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। और क्या बोल सकते हैं, लाइक अ बेब इन द वुड्स, बेब इन द वुड्स जैसे है, मतलब कुछ भी नहीं आता, अभी बिल्कुल नए नए हैं। और क्या बोल सकते हैं, अभी कोई चीज नई नई डेवलप हो रही है, इसको थोड़ा सा नया कोई चीज नई नई डेवलप हो रही है तो क्या बोलते हैं, फ्लेजलिंग है, फ्लेजलिंग, बडिंग है, मतलब नई नई है, डेवलपिंग है। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नए नए है। नए का एक और वर्ड होता है नोविस, नोविस है मतलब बिल्कुल नए हैं अभी अपने काम में। अच्छा, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं आसानी से, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, जो किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, बड़े भोले भाले से होते हैं, इंजेनुअस है। इंजेनुअस इज व्हाट, भोला भाला सा सीधा साधा सा। कैसे होते हैं ये लोग, क्रेड्यूलस होते हैं, हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, गलेबल होते हैं, हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, ट्रस्टिंग होते हैं, किसी पे कोई शक नहीं करते, मतलब कैसे होते हैं, अनसस्पेक्टिंग होते हैं, किसी पे उनको किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं होता, बिल्कुल नए होते हैं। तो रुकी भी वर्ड है, राइट, रुकी होते हैं, रुकी में बिल्कुल नए हैं, अभी सीख रहे हैं, तो क्या है, अप्रेंटिस है, अभी इनकी क्या चल रही है, अभी इनकी ट्रेनिंग की चल रही है, अभी इनको कुछ भी नहीं आता। एक और इन्हें बहुत ज्यादा वेट बिहाइंड द ईयर्स होते हैं, राइट, वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब अभी भी कुछ भी इनको नहीं आता। तो बच्चे जिनके पास कंप्यूटर्स हैं वही जो है बहुत स्किल्ड बन जाते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने में। अमेट्योर है, राइट, अमेट्योर से किसके लिए यूज करते हैं, ऐसा इंसान जो उस चीज में इनएक्सपीरियंस है, नया नया है। अगला वर्ड है ग्रूलिंग, ग्रूलिंग में ऐसी चीज जिसमें आपकी बहुत मेहनत लगे, वो चीज होती है ग्रूलिंग।
पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली टायरिंग एंड डिमांडिंग, बहुत मेहनत लग रही है, एग्जॉस्टिंग है, पनिशिंग है, स्ट्रेनुअस है, और क्या बोल सकते हैं, बहुत आर्डुअस है। आर्डुअस मींस हद से ज्यादा एफर्ट लगवा रही है आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, टैक्सिंग है, थका देने वाली है, तो क्या बोलेंगे? फैटीगिंग है, आपको पूरी तरीके से उसने क्या कर दिया? थका दिया। लेबोरियस है, बहुत मेहनत वाली है। वियरिसम है, वियरिसम इज व्हाट? हद से ज्यादा थका देने वाली है। टॉयसम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 4-5 स्टार मार्क कर लो, मींस बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है। एक्सक्रूशिएटिंग है, आपको बहुत सताने वाली है। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब क्या होता है? सताने वाली है, हद से ज्यादा आपसे एफर्ट्स लगवाने वाली ये चीज है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इजी है, एफर्टलेस है, लाइट है, इजी सी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दिव्या ने टूर्नामेंट जीत लिया बहुत ही थकाने वाले नॉकआउट कंपटीशन के बाद। अच्छा, जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा थक जाते हो, किसी के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हो उसकी मदद करने के लिए, उसका इडियम हमने कल की क्लास में पढ़ा था, क्या था? बेंड बैकवर्ड्स। तो अगर आप किसी की बहुत ज्यादा मदद कर रहे हो, इसका मतलब पीछे की तरफ बेंड भी हो रहे हो उसकी हेल्प करने के लिए, मींस मेक अ ग्रेट एफर्ट, बहुत ही ज्यादा एफर्ट करना। अगर आप बहुत थक गए हो, थकने का इडियम होता है बहुत एग्जाम में आता है, या हिट द वॉल, आपने वॉल हिट कर चुके हैं, मतलब अब आपसे और काम नहीं हो पाएगा, रीच कह सकते हैं एग्जॉशन। अगर आप हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो आप कैंडल को दोनों एंड्स पे बर्न कर रहे हो, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे कैंडल बर्न हो रही है, मतलब आप जितना काम कर सकते थे उससे डबल काम कर रहे हो, मतलब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, हद से ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो। अगले वर्ड पे आते हैं, लॉडेबल। लॉडेबल इज वो चीज तारीफ के लायक है, लास्ट में एबीएल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन, मतलब उस चीज की तारीफ होनी चाहिए। एडमायरेबल है, कमेंडेबल है, प्रेजवर्दी है, मींस तारीफ के लायक है। लॉडेबल जैसा वर्ड होता है वैसे अपलॉडेबल भी होता है, लॉर्ड और अपलॉड दोनों का मीनिंग सेम होता है, मतलब आप किसी चीज की तारीफ कर रहे हो, वो चीज तारीफ के लायक है। अच्छा, कोई चीज तारीफ के लायक है मतलब वो परफेक्ट है अपने आप में, है ना? चलो मुझे परफेक्ट चीज के सिनोनिम्स बता दो कि कोई चीज अपने आप में परफेक्ट है, उसके अंदर कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती, तो वो चीज कैसी है? इम्पेकेबल है, वेरी गुड। इमैक्युलेट है, उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते आप, तो इररिप्रोचेबल है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसके अंदर। अनब्लेमिश्ड है, अनसलीड है, एकदम वो परफेक्ट है, मतलब वो परफेक्ट एग्जांपल है हर चीज का। तो कैसा है? एग्जाम्पलरी है, क्विंटेसेंशियल है, मतलब क्या? एकदम परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, फॉल्टलेस है, एकदम प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन मींस एकदम प्योर है, एकदम परफेक्ट है, उसमें कहीं से कोई भी प्रॉब्लम दूर दूर तक नहीं है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो जो चीज कभी गलत नहीं हो सकती उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल है। इनफॉलिबल मींस एकदम परफेक्ट है। एक और बड़ा प्यारा वर्ड है स्टर्लिंग, तो कोई चीज अगर स्टर्लिंग होती है इसका मतलब क्या होता है? एकदम परफेक्ट होती है। ऐसे एक वर्ड होता है सबलाइन, कोई चीज सबलाइन होती है इसका मतलब भी क्या होता है? एकदम परफेक्ट है। एक वर्ड होता है पियरलेस, पियरलेस का मतलब क्या होता है? उसकी बराबरी कोई नहीं है, नो वन इज इक्वल टू इट, उसके बराबर का कोई भी नहीं है, मतलब वो एकदम पियरलेस है, मतलब वो एकदम परफेक्ट है, एकदम बेस्ट है, बस उससे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। अनपैरेलल्ड है, अनपैरेलल्ड इज उसकी मैचिंग का कोई नहीं है। अनपैरेलल्ड, एक स्पेलिंग को गड़बड़ करी मैंने, अनपैरेलल्ड की अनपैरेलल्ड, हाँ, मतलब उसकी मैचिंग का कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है जो उसको मैच कर सके, ऐसी है वो। अनमैच्ड भी लिख सकते हैं, राइट? दूर दूर तक कोई भी उस चीज का मैच नहीं, बेस्ट है मतलब अपने आप में, एकदम परफेक्ट है अपने आप। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हैं, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। अच्छा, एक और वर्ड होता है थोड़ा सा डिफरेंट है बट लिंक कर रहा है, सीमलेस, बहुत एग्जाम में है। सीमलेस का मतलब क्या है? एकदम स्मूथ है, कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीमलेस है, परफेक्ट है मतलब। अच्छा, एक इडियम भी यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बीज के नीज, मधुमक्खी के घुटने एकदम परफेक्ट होते हैं, तो बीज नीज का मतलब क्या है? एकदम वो चीज परफेक्ट है। अगर नाउन फॉर्म्स करते हैं, ये सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं। नाउन फॉर्म में क्या होता है? एपिटमी है, एपिटमी मींस बेस्ट है। नाउन में एक और वर्ड पढ़ा था ना हमने, हाँ, पैरागॉन है, मतलब एकदम परफेक्ट है, हाँ, सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, बेस्ट है। एंटोनिम्स, डिसग्रेसफुल है, कमेंडेबल है, ब्लेम वर्दी है, मतलब नफरत के लायक है, निंदा के लायक है, बहुत ही खराब है। तो उसकी जो कोशिशें थी सफाई करने की पड़ोस में, वो लॉडेबल थी, वो तारीफ के लायक थी, और बाकी लोग भी इंस्पायर हुए उसको ज्वाइन करने के लिए। हाँ, दो वर्ड और बच्चे ने बताया एक वर्ड था यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? स्वर्ग, मींस परफेक्ट प्लेस, आपका एकदम परफेक्ट प्लेस, आइडियल प्लेस, आइडियल मींस एकदम परफेक्ट प्लेस। और एक होता है डिस्टोपिया, डिस्टोपिया इज नर्क, मींस वर्स्ट प्लेस, सबसे खराब जगह इज डिस्टोपिया। नेक्स्ट वर्ड इज टिजी। अगर आप टिजी में हो इसका मतलब क्या? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, मतलब बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, उलझन है, नर्वस एक्साइटमेंट है, कंफ्यूजन है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। क्लस्टर है, एजिटेशन है, पैनिक है, कमोशन है। मुझे कमोशन की जल्दी से सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो। कमोशन इज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, तो सभी लोग मुझे कमोशन के सिनोनिम्स रिवाइज करवाएंगे। पैंडेमोनियम है, पैंडेमोनियम में सभी दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं। केओस है, अप्रोर है, रकस है, रेकाज है, ब्राउहाहा, एक और वर्ड था ब्राउहाहा जैसा, हल्ला बलू। क्लैमर है, शोरगुल है, क्लैमर आ रही है, बदल देती हूँ। डिसआरे है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। एनार्की है, कोई रूल नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। डिसऑर्डर है, चीजें एकदम खराब हो रखी हैं, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर तबाही अगर मच गई है तो कैटास्ट्रॉफी इज तबाही, एपोकैलिप्स इज तबाही, एपोकैलिप्स। डिजास्टर इज तबाही, कैटाक्लाइज्म इज तबाही। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि चीजें जो बहुत अच्छे से नहीं हो रही हैं, चीजों में उथल पुथल आ गया। फिर टी वाले सारे वर्ड्स रह गए मैम, राइट। ट्यूमुल्ट है, उथल पुथल है, टर्मोइल है, उथल पुथल है, टर्ब्यूलेंस है, उथल पुथल है, अपहियवल है, मतलब उथल पुथल है, चीजें खराब हो रखी हैं। मैं बेडलेम और मेहम भी रह गया है। बेडलेम है, चीजें खराब हो रखी हैं, मेहम है, चीजें खराब हो रखी हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव होंगे, वर्ड हैं, सबका मतलब है चीजें खराब हो रखी हैं। अच्छा, अब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि जहां पे लोग ना कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो उसको क्या बोलते हैं? एक होता है रन अमॉक, एक फ्रेज होता है रन अमॉक। इसका मतलब क्या होता है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, बहुत ही नर्वस वाला एक्साइटमेंट है। एक होता है इन अ फ्रेंजी,
अगर कोई इंसान फ्रेंजी में है, इसका मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बहुत ही नर्वस है, बहुत ही एक्साइटमेंट वाली स्टेट है। फिर एक वर्ड होता है हिस्टेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हिस्टेरिया इज आल्सो व्हाट, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, अनकंट्रोल्ड इमोशनल स्टेट में हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, आप एक ऐसी स्टेट में आ चुके हो, उसको क्या बोलते हैं हिस्टेरिया। कुछ इडियम्स देखते हैं। अगर आप अपने शूज में शेक कर रहे हो, इफ यू आर शेकिंग इन योर शूज, इसका मतलब क्या, बहुत नर्वस हो। अगर आप एक फ्लैप में हो, इन अ फ्लैप, इसका मतलब क्या है, आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर आप गो बनानाज या फिर गो नट्स, इन दोनों का मतलब क्या था, क्रेजी हो गए हो, गो क्रेजी, आप कंट्रोल में ही नहीं हो। अगर आपने रूफ को हिट कर दिया है, हिट द रूफ, या फिर अगर आप फ्लाई ऑफ द हैंडल कर गए हो, इसका मतलब आपका एंगर क्रॉस कर चुका है सारी चीजों, आप अपना टेम्पर लूज कर चुके हो, आपका सारा का सारा टेम्पर जा चुका है, या फिर आप अप इन आर्म्स हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, यू आर वेरी एंग्री इफ यू आर अप इन आर्म्स। मैं बटरफ्लाई स्टमक इज आल्सो नर्वस, राइट, इफ यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, अगर आपके पेट में बटरफ्लाइज है, इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हो। एंटोनिम्स काम हो, कंपोज्ड हो, ट्रैंक्विलिटी है, सेरेनिटी है, मींस शांति है, इक्वानिमिटी है, एक वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड होता है इक्वानिमिटी, एक वर्ड होता है पॉइज, इसका मतलब क्या है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, आपके अंदर एक क्या है, एक तरह की कामनेस है, एक तरह की शांति है। तो वो बहुत नर्वस हो गई जब उसको पता चला, या फिर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल स्टेट में चली गई जब उसको पता चला कि उसने उसकी फ्लाइट जो है मिस कर दी है, आफ्टर रियलाइजिंग शी हैड मिस्ड हर फ्लाइट। फिर बाद में पता चला कि फ्लाइट क्रैश हो गई थी। एक थी ना लेडी जिसकी फ्लाइट छूट गई थी, एयर इंडिया वाली, अहमदाबाद से जो लंदन जा रही थी, और उस समय उसकी स्टेट क्या होगी, और उसके बाद व्हेन शी गॉट टू नो कि वो फ्लाइट क्रैश कर गई है, तब उसकी स्टेट क्या होगी। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूबरिस्टिक, लास्ट में आईसी लग रहा है सबसे पहले तो, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ह्यूबरिस्टिक लोग कौन होते हैं, वो लोग जो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, एक्सेसिवली प्राउड और सेल्फ कॉन्फिडेंट, एरोगेंट और ओवरबेयरिंग, मतलब हद से ज्यादा घमंडी है, एरोगेंट है, कंसीडेड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, पॉम्पोस है, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, हॉटी है। और कौन क्या होते हैं घमंडी लोग, स्नॉबिश होते हैं, सुपरसिलियस होते हैं, अगर अपनी ही अपनी तारीफें करें, अपने ही बारे में बात करते हैं, अपनी ही बढ़िया बड़ा चढ़ा के बोलते रहे, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, बोस्टफुल होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, ब्रैग करते हैं, मींस बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, मतलब दे ड्रॉ अ लॉन्ग बो। ड्रॉ अ लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है, लंबी लंबी फेंकना, बड़ा चढ़ा के बात करना, अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलना। वेन ग्लोरियस है, अगर बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा घमंडी है, इंपीरियस है, सब लोगों को नीचा समझते हैं, कंडेंसेंडिंग है, सब लोगों को क्या समझते हैं, नीचा समझते हैं अपने आप से, पैट्रोनाइजिंग है, सब लोगों को अपने से नीचा समझते हैं। तो इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, सब लोगों को अपने से नीचा समझने वाले लोग। फिर एक कैटेगरी लोगों की आती है कि अपनी बहुत तारीफ करते हैं, अपना फेवरेट होते हैं, उनको लगता है मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा कोई कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक। मैंने इसकी स्पेलिंग कैसे याद करिए, देखो, नार्सी, नार्स, फिर सिस और फिर मतलब 2 बार सिस आ रहा है, और फिर मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं, मैं अपना फेवरेट हूं, अपने बारे में, अपने बारे में, अपने आप में इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड, अपने आप से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, अपने अंदर ही डूबे रहते हैं। फिर एक तरह के लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है मैंने सब कुछ पा लिया इस दुनिया में, मुझे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। उस तरह के लोग क्या होते हैं, मैंने सब कुछ पा लिया है, मुझे किसी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग होते हैं स्मग, कॉम्प्लेसेंट, मतलब वो अपने आप से इतना सेटिस्फाइड है कि वो किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं चाहते अपने अंदर। वैसे लोग ये होते हैं। फिर एक तरह के लोग होते हैं जो अपने घमंड में इतना चूर होते हैं कि वो सामने वाले से बड़ी बुरी तरीके से बात करते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, इंसोलेंट। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मतलब इंसोलेंट लोग क्या होते हैं, दे आर बोल्डली डिसरिस्पेक्टफुल, सामने वाले को समझते ही नहीं है क्योंकि वो अपने अंदर ही इतना ज्यादा घमंड रखते हैं। सच पीपल आर इंसोलेंट। एंटोनिम्स हम्बल है, मॉडेस्ट है, मीक है, अनअज्यूमिंग है, मतलब अपने को कोई घमंड नहीं है। तो उसका जो घमंडी वाला एटीट्यूड था, इसकी वजह से इवेंचुअली मींस फाइनली, फाइनली उस इंसान का क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया, वो इंसान नीचे चला गया। तो हद से ज्यादा घमंडी लोगों को आप क्या बोलते हो, हॉटी। अच्छा, कुछ इडियम्स करें आप घमंडी लोगों के। घमंडी लोग ना हमेशा हाई हॉर्स पे होते हैं, और ना हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है, हमेशा ऊपर ही अपने आप को सुपीरियर मान रहे होते हैं। तो व्हाट डू दे डू इज दे एक्ट सुपीरियर, कि मैं तुम सबसे ऊपर हूं, तुम कुछ भी नहीं। ये जो घमंडी लोग होते हैं हमेशा अपनी अपनी तारीफ कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी ट्रम्पेट, अपनी ही शहनाइयों को बजा रहे होते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मींस अपनी ही तारीफ कर रहे होते हैं, दे एक्सेसिवली प्रेजिंग वनसेल्फ। ये अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, मतलब उनका दिमाग बहुत बड़ा होता है, बिग हेडेड होते हैं। बिग हेडेड मींस बहुत ही एरोगेंट होते हैं, बहुत ही घमंडी होते हैं, अपने ही अपने बारे में सोचते हैं, तो दे आर फुल ऑफ वनसेल्फ, मतलब अपने ही अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड लोगों का एक और वर्ड क्या होता है, ईगोइस्ट होते हैं। ईगोइस्ट का मतलब क्या है, सेल्फिश होता है, हमेशा अपनी नाक से नीचे देखते हैं, मतलब लुक डाउन योर नोज एट, मतलब हमेशा घमंडी होते हैं, हमेशा सामने वाले को नीचा देखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लुक डाउन योर, मतलब एक्ट सुपीरियर, हमेशा अपने आप को ऊपर समझते हैं, हमेशा ये लोग ऐसा ही करते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्कपर करना। स्कपर करना इज किसी चीज को आपने रोक दिया होने से, उस चीज को होने ही नहीं दिया, मतलब आपने उस चीज को स्कपर कर दिया। एक्शन की बात करें, प्रिवेंट करना वर्ब हो गया, तो किसी चीज को होने से रोकना। आपने रुइन कर दिया, थ्वाट कर दिया, सैबोटेज तबाह कर दिया, रेक कर दिया, तबाह कर दिया, फॉइल कर दिया। फॉइल इज आपने किसी का प्लान ही खराब कर दिया, आपने डिरेल कर दिया, मतलब उस चीज को आपने पटरी पे से उतार दिया, आपने होने ही नहीं दिया। तो वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना, ट्रिपल कर दिया, उस चीज को कमजोर बना दिया, डिबिलिटेट कर दिया, कमजोर बना दिया उस चीज को, वो चीज हो ही ना, इनकैपेसिटेट कर दिया, कमजोर बना दिया, आपने उसको रोक दिया तो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, स्टिमी कर दिया, इंपीड कर दिया, एनकम्बर कर दिया, हैम्पर कर दिया, हिंडर कर दिया, इनहिबिट कर दिया, मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि वो चीज हो, तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो, आप उस चीज को रोक रहे हो। अच्छा, मुझे रोकने के कुछ इडियम्स बताना जल्दी से, बहुत सारे इडियम्स हमें करें, देखते हैं कितने याद हुए आपको। थ्रो अ रेंच इन द वर्क्स, मतलब आपने उसका प्लान खराब कर दिया। रेन ऑन समवन्स परेड, मतलब आपने उसका प्लान खराब कर दिया। अपसेट द एप्पल कार्ट, उसका कार्ट को ही पलट दिया, मतलब उसका काम आपने खराब कर दिया। एक और था ना, एक व्हील का था, व्हील का क्या था, पुट अ स्पोक इन द व्हील, उसका काम खराब कर दिया। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, किसी के ऊपर आपने ठंडा पानी डाल दिया, काम खराब कर दिया, काम रोक दिया पूरी तरीके से। तो पुल द प्लग, किस चीज का प्लग आपने पुल कर दिया,
मतलब वो चीज अच्छी खासी चल रही थी, आपने क्या किया, उस चीज का प्लग ही निकाल दिया, मतलब आपने उस चीज को खराब कर दिया। तो ये सब तो थे ज्वाइन करने के, है ना। अच्छा, कोई चीज अगर अपने आप फेल हो गई है, उसके मुझे कुछ इडियम्स बता दो। कोई चीज अगर फेल हो गई है तो उसने डस्ट बाइट कर लिया, मतलब फेल हो चुकी है वो चीज। गो बेली अप, मतलब वो चीज क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। एक स्मोक का भी था ना, ब्लो अप इन स्मोक, मतलब वो चीज क्या हो चुकी है, वो चीज पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, अब वो चीज नहीं चलेगी। एंटनी मतलब असिस्ट कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, एड कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो बेसिकली। तो अचानक से जो तूफान आया उसने हमारे प्लान्स खराब कर दिया। हमारे प्लान्स क्या थे, पिकनिक पे जाने के। बास्क करना इसका मतलब क्या है, एक तो बास्किंग इन सन होता है, सुने लोग बीच पे जाते हैं, गोवा जाते हैं, तो दे बास्क इन द सन। तो बास्किंग इन द सन का मतलब क्या होता है, आराम से धूप लेना। दूसरा मतलब होता है एंजॉय करना। एक्शन की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वर्ब, बहुत एंजॉय करना किसी चीज से, या धूप लेना, दोनों मतलब होते हैं। मैम थ्रॉटल और थॉट नहीं लिखा आपने वहां पे, राइट। थ्रॉटल करना, थॉट करना इज आल्सो प्लान खराब कर देना। रिवेल का मतलब होता है एंजॉय करना, डिलाइटेड एंजॉय करना, सोकिंग धूप लेना, लग्जरिएटिंग मजा आ रहा है, एंजॉय करो आप। एक एंजॉयमेंट एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज रेवलरी। रेवलरी ये आपका नाउन होता है, और इस शब्द का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, अच्छा ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, मतलब बेसिकली पार्टी कर रहे हो। एल्कोहल का यूज भी हो रहा है उसमें, तेज तेज गाने चल रहे हैं, डांस कर रहे हो, उस पूरे एंजॉयमेंट को क्या बोलते हैं, रेवलरी। इट इज व्हाट, एंजॉयमेंट। इसी रेवल का ही नाउन फॉर्म है। एंटोनिम सफर कर रहे हो, शिवर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, बच रहे हो किसी चीज से, कब कपा रहे हो। शिवर का एक बड़ा प्यारा सिनोनिम होता है कब कपाने का, क्विवर कर रहे हो, मींस कब कपा रहे हो। तो वो जो है खुश हो रही थी, किस चीज की ग्लोरी में, किस चीज की वजह से खुश हो रही थी, उसका जो अभी प्रमोशन हुआ है उससे वो बहुत खुश हो रही थी। सगेशियस लास्ट में ओयूएस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अभी तो हमने वाइज के सारे सिनोनिम्स करे थे ना। जो लोग वाइज होते हैं क्या होते हैं, पर्सपिकेशियस होते हैं, जुडिशियस होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रैशनल होते हैं, मतलब सगेशियस होते हैं, बहुत वाइज होते हैं, इनके अंदर बहुत ही डिसर्निंग होते हैं, राइट। विवेक बहुत ज्यादा होता है, बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। वाइज इंसाइटफुल होते हैं, जुडिशियस बहुत बुद्धि होती है। एंटोनिम्स फुलिश है, अनवाइज है, इम्प्रूडेंट है, बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है। फुलिश इज व्हाट, डॉल्टिश होते हैं। फुलिश को सिनोनिम्स बता जल्दी से। एसिनाइन होते हैं, इम्बेकाइलिक होते हैं, ल्यूनाटिक होते हैं, मोरोनिक होते हैं, प्रीपोस्ट्रस होते हैं, स्टूपिड होते हैं, इडियोटिक होते हैं, डिम विटेड होते हैं, यहाँ लिख लो फुलिश के, है ना। थिक हेडेड होते हैं, इंसेन होते हैं, इनेन होते हैं, मेनियाक होते हैं, क्लाउनिश जोकर जैसे होते हैं, मींस बेवकूफ होते हैं। तो उसके जो वाइज डिसीजंस थे उसने कंपनी को हेल्प करी, बहुत सारे प्रॉब्लम से वो बच पाई कंपनी उसके अच्छे डिसीजंस की वजह से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, आप कहीं से चुपके से निकल गए, आपने क्या किया, डीकैम्प कर लिया, मतलब वहां से बच के निकल गए। जो चीज तारीफ के लायक है, कमेंडेबल है, मेरिटोरियस है, लॉडेबल है, अपलॉडेबल है, प्रेज वर्दी है, मींस तारीफ के लायक है। पछतावा को का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, रिपेरेशन। तो आपने कुछ गलत किया है, अब आप पछतावा नहीं बोलेंगे, पश्चाताप बोलेंगे, right? तो आप उस चीज का पश्चाताप कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज का क्या कर रहे हो, रिपेरेशन। रिपेरेशन इज व्हाट, पश्चाताप। और अगर आपको अपनी गलती के लिए पनिशमेंट मिल रहा है, उसका वर्ड क्या होता है, रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन इज व्हाट, पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। आप किसी चीज को नाम दे रहे हो, एक सेरेमनी हो रही है, पूरा का पूरा फंक्शन हो रहा है, नामकरण जो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन करना, मींस नाम देना किसी चीज को। फ्रेजल वर्ब्स, हैक ऑफ कर दिया, मतलब आपने किसी चीज को बहुत ही रफली काट दिया। ओ डबल एफ ऑफ जो होता है ना, इसका मीनिंग वैसे जनरली दूर होता है। तो हैक ऑफ कर दिया मींस काट के अलग कर दिया। हैंड ओवर तो सबको पता है, उसने उसको चाबियां हैंड ओवर कर दी, मतलब आज से ये चाबियां तुम्हारी। सासू माँ ने बहू को चाबियां हैंड ओवर कर दी, जैसे ही बहू की शादी हुई, जैसे ही वो बहू बनी तो कंट्रोल दे दिया तिजोरी की चाबियों का। पहले वैसे मूवीज बहुत आती थी, है ना, तिजोरी की चाबियों पर बहुत लड़ाई होती थी। हिंज ऑन, किसी चीज के ऊपर कोई चीज डिपेंडेंट है। कंटिंजेंट ऑन, उसके ऊपर कोई चीज डिपेंडेंट है, तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो, तो यू कैन रिलाई ऑन मी, यू कैन बैंक ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, मींस यू कैन डिपेंड ऑन मी, यू हैव माई बैक। यू हैव माई बैक का मतलब क्या है, आपके पास मेरा सपोर्ट है। आयरन आउट करना, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करो यार। टू रिजॉल्व और स्मूथ आउट डिफरेंसेस, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अब उनको आयरन आउट करते हैं, उनको क्या करते हैं, हटाते हैं, खत्म करते हैं। प्ले योर कार्ड्स राइट, अपने ताशों को अच्छे से खेलो, मतलब ध्यान से काम करो, है ना, प्लानिंग के साथ काम करो, ऐसे ही मत करो। प्ले योर कार्ड्स राइट। अच्छा, कोई चीज अगर ऑन द कार्ड्स होती है तो, या फिर ऑन द होराइजन होती है तो, इसका मतलब क्या होता है, होने वाली है, मींस अबाउट टू हैपन, वो चीज होने वाली है। किसी की स्लीव में अगर एक हुक्म का इक्का होता है तो, इफ समबडी हैज अ एस अप इन हिज स्लीव, तो किसी के पास इक्का है अगर अपने स्लीव में, इसका मतलब क्या है, उसके पास एक ऐसी चीज है जो वो समय पढ़ने में यूज करेगा और उसको फायदा देगी, उसको बोलते हैं हैव एन एस अप योर स्लीव। अ नाइट आउल, जो रात को एक्टिव हो जाता है उस इंसान को क्या बोलते हैं, नाइट आउल। गेट अ ग्रिप मींस अपना अपने ऊपर कंट्रोल लाओ। एक और इडियम क्या होता है, पुल का एक इडियम था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग फ्रेजल वर्ब था, सॉरी, पुल का, कि भाई मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप लोग बताओ कौन सा इडियम था, कि रिकवर करो प्रॉब्लम से। पुल अप था, नहीं पुल अप तो नहीं था, चलो मैं बताऊंगी जैसे याद आएगा। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, आगे कुआं पीछे खाई। इफ यू आर बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, इसका मतलब क्या है कि आगे कुआं है और आपके क्या है, पीछे खाई है। अ होल न्यू बॉल गेम, इसका मतलब पूरी तरीके से एक नई सिचुएशन है। पुल योरसेल्फ टुगेदर, राइट, बिल्कुल सही बोला, आप लोग को याद आ गया। हाँ, पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब अपने ऊपर कंट्रोल लेके आओ, पुल योरसेल्फ टुगेदर। चलो आते हैं वोकैबुलरी आर्टिकल तक। रिक्वेस्ट करूंगी इससे पहले, जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, बट तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। मोर देन 5000 स्टूडेंट्स वाचिंग द सेशन, तुरंत लाइक से जाने चाहिए सभी के। टॉप बोर्ड दिव्या देशमुख के विमेन चेस वर्ल्ड कप जीत की हम बात करने वाले, बड़ा प्यारा आर्टिकल लग रहा है। चलिए पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, आज से नया प्रोफेशनल बैच स्टार्ट हो रहा है। आई होप सभी लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया है प्रोफेशनल बैच में अभी तक। अगर आज भी नहीं किया है तो आज के आज कर लेना, आज आखिरी दिन है 40% डिस्काउंट का जो आपको मिल रहा है प्रोफेशनल बैच में। इसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 1499 आपको कंप्लीट मेरे सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। 11 बजे आज नए प्रोफेशन की पहली क्लास होगी। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे, रीड
चलिए देखते हैं ऑथर यहाँ क्या कह रहे हैं। दिव्या देशमुख का चौंका देने वाला, एस्टॉनिशिंग चौंका देने वाला परफॉर्मेंस हुआ, बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया विमेंस चेस वर्ल्ड कप में। इसने क्या किया है, लाइमलाइट, लाइमलाइट मींस लोगों की अटेंशन वापस कहां आ गई है, लोगों का ध्यान वापस से आ गया है इंडियन चेस पे। येट अगेन मींस फिर से एक बार, रियरली मींस मुश्किल से एक हफ्ता गुजरता है कि कोई भी इंडियन प्लेयर अचीव करे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मींस ह्यूज फीट मींस अचीवमेंट, मतलब एक हफ्ता भी नहीं गुजरता कि न्यूज आ जाती है कि हमारे इंडियन प्लेयर ने किसी दुनिया के कॉर्नर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। स्टिल फिर भी जो दिव्या ने किया है बटूमी जॉर्जिया में मंडे को, ये अटेंशन डिजर्व करता है, सबका ध्यान इसकी तरफ जाना चाहिए। 19 ईयर ओल्ड, 19 साल की है केवल, ये नागपुर से हैं, ये जीत गई हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मींस बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट वाला टूर्नामेंट वो जीत चुकी हैं। कमिंग थ्रू, और ये कहां से उनकी जीत आई है, बहुत ही ग्रूलिंग बहुत ही ज्यादा थका देने वाला, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनुअस थका देने वाला नॉकआउट कंपटीशन था। तो लास्ट में कैसा कंपटीशन था, नॉकआउट कंपटीशन था। नॉकआउट कंपटीशन समझते हो क्या होता है, जैसे नॉकआउट कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे दो प्लेयर्स हैं, इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, अब ये चला गया तो उसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, फिर अगला प्लेयर आएगा, फिर अगला प्लेयर आएगा, फिर अगला प्लेयर आएगा, जब तक चलता रहेगा जब तक सारे प्लेयर्स ना हार जाए, सब एक विनर ना हो। इस तरह कंपटीशन को बोलते हैं नॉकआउट कंपटीशन। आउटविटिंग मींस उन्होंने क्रॉस कर दिया, हरा दिया, बुद्धि में पीछे छोड़ दिया राइवल्स को, राइवल्स मींस दुश्मनों को, सामने वाले कंपटीटर्स को, मच स्ट्रॉन्गर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, वो भी उनसे हार गए। शी हैड स्टार्टेड आउट, वो शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, 15th सीड की तरह शुरू हुई थी। 15th सीड क्या होता है, 15th सीड हो सकता है कि 15th नंबर होगा उनका, या तो मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी होगी गेम की, चेस के गेम का कोई वर्ड होगा 15th सीड। दैट शी डिफीटेड अनदर इंडियन, उन्होंने एक और इंडियन को हरा दिया जो कि 4th सीडेड कोनेरू हम्पी थी, और ये रेनिंग अभी तक रूल कर रही थी, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन थी, मतलब सॉरी इनको हरा दिया इन्होंने, और वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन को भी उन्होंने हरा दिया फाइनल में। ये अंडरलाइन करता है, अंडरलाइन का मतलब हाईलाइट करता है, ये किस चीज को हाईलाइट करता है कि कंट्री का डोमिनेशन, इंडिया जो है चेस में कितना ऊपर है, डोमिनेशन मींस इंडिया की पावर को ये हाईलाइट करता है। दो इंडियंस और थे, डी हरिका और आर वैशाली, ये भी एडवांस हो गई, ये भी मतलब आगे बढ़ गए, क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे। जो इतना बढ़िया शो हुआ जॉर्जिया में, ये इंडिया को एक सुपर पावर तो नहीं बनाता है विमेन चेस में, हालांकि इतना बढ़िया करें फिर भी इंडिया विमेन चेस में सुपर पावर नहीं बना है। वो जो ऑनर है, ये जो ख्याति है, ये अभी भी चाइना की है। चाइना घर है पिछले 3 विमेन वर्ल्ड चैंपियंस का, मतलब पिछले 3 वर्ल्ड चैंपियंस चाइना से ही थे। तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी दिव्या जी ने एकदम जीत गई हैं। वो नॉकआउट कंपटीशन था, सबको वो हराते चली गई, एक के बाद उन्होंने लोगों को हराया। वो सिर्फ 19 साल की हैं और वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। हालांकि अभी तक हम टॉप पोजीशन पे नहीं आए हैं, चाइना टॉप पे भी, लास्ट 3 वर्ल्ड चैंपियंस वहीं से थे, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हरिका जी और वैशाली जी ने भी, वो भी क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची, व्हिच इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस। चलिए अब थोड़ी सी ग्रामर करेंगे इसमें। एक तो मुझे पुट वर्क का सब्जेक्ट बता दो, एक मुझे बता दो कैसा सेंटेंस है, ये थोड़ा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दो। एक मुझे डिजर्व्स वर्क का सब्जेक्ट बता दो, वन वर्क का सब्जेक्ट बता दो, अंडरलाइन वर्क का सब्जेक्ट बता दो, हैड आल्सो एडवांस्ड, हैड और एडवांस वर्क का सब्जेक्ट बता दो, डज और मेक वर्क का सब्जेक्ट बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। पुट का सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस, वेरी गुड, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ये रियली डज अ वीक में ना इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस लगा है। इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। रियली एडवर्ब है, तो जब भी सेंटेंस रियली नो सूनर से स्टार्ट होता है, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट को लगाते हैं, और इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो सेंटेंस इन्वर्टेड है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आई और फिर आपका ये सब्जेक्ट आया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, सिग्निफिकेंट फीट। हाई सेंटेंस का डिजर्व का सब्जेक्ट क्या है, डिजर्व का सब्जेक्ट ना ही दिव्या है ना ही बतूनी है, डिजर्व का सब्जेक्ट पूरा का पूरा फ्रेज है, जो उन्होंने किया वो अटेंशन डिजर्व करता है। तो इसका सब्जेक्ट पूरा का पूरा ये फ्रेज है जो उन्होंने किया। वन का सब्जेक्ट है 19 साल की है, 19 ईयर ओल्ड, मतलब उनकी बात हो रही है। अंडरलाइन का सब्जेक्ट भी क्या है, दैट वाला पूरा पूरा फ्रेज है कि उन्होंने दूसरे इंडियन को हरा दिया, ये जो बात है इस बात ने अंडरलाइन किया। तो इसमें कोई एक वर्ड का सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरी की पूरी लाइन ही सब्जेक्ट है। हैड आल्सो एडवांस का सब्जेक्ट इंडियंस है, डज नॉट मेक का सब्जेक्ट शो है। यहाँ पे हम पार्सिंग करेंगे, दैट ऑनर, दैट एडजेक्टिव हो गया, ऑनर नाउन हो गया, बिलोंग्स वर्ब है, टू प्रीपोजिशन चाइना नाउन। ये जो है घर है, ये क्या है, घर है, इसका मतलब होम यहाँ पे नाउन का रोल प्ले करता है। वैसे होम एडवर्ब का भी रोल प्ले करता है, बट होम यहाँ पे नाउन का रोल प्ले करता है। टू प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, लास्ट एडजेक्टिव हो गया, थ्री भी एडजेक्टिव हो गया, सॉरी लास्ट 3 है ना, लास्ट वुमेन नहीं, लास्ट 3 है, लास्ट एडवर्ब है, 3 एडजेक्टिव हो गया, वुमेन नाउन हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप पूरा नाउन है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। मैम रियली अलग के साथ वेन लगता है, लोग दो अलग पार्ट्स को सेंटेंस को कनेक्ट करें, कनेक्शन ही नहीं है, दो अलग सेंटेंसेस नहीं, एक ही बात हो रही है। जब दो अलग अलग को कनेक्ट करोगे तो बीच में कनेक्टर वेन लगाओगे। हार्डली हैड आई एंटर्ड द क्लास व्हेन इट बिगन टू रेन, मैंने मुश्किल से एंट्री की थी क्लास में कि बारिश होने लगी। दो अलग अलग सेंटेंस है, मतलब एक ही सेंटेंस है, एक ही पार्ट है, कोई दूसरा पार्ट ही नहीं है कि मुश्किल से एक हफ्ता निकलता है बिना कोई इंडियन प्लेयर के अचीव करते। ये अचीविंग वीवन के साइलेंस से एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये प्रीपोजिशन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ एक ही सेंटेंस, एक ही पार्ट था। अगर कोई दूसरा सेंटेंस हमें इसको ऐड करना हो तो हम वेन लगाते बीच में। चलो अगला पैराग्राफ रीड करेंगे। अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं, हालांकि जो इंडियन वुमेन है मेन की तरह, उन्होंने चेस ओलंपियाड जीता था पिछले साल बुदापेस्ट चाइना में, इसमें बहुत ज्यादा गहराई थी। इंडिया जो है अब बोस्ट कर सकता है, इंडिया जो अपनी तारीफ कर सकता है कि जो दुनिया का बेस्ट यंग टैलेंट है मेन में, वो हमारे पास है वर्ल्ड चैंपियन के फॉर्म में डी गुकेश, वर्ल्ड के नंबर 4 भी हमारे पास है आर प्रगनंदा, और वर्ल्ड के नंबर 5 अर्जुन एरिगाइसी भी हमारे पास है। लेकिन जो विमेन चेस की बेंच है, जो विमेन चेस में जो प्लेयर्स हैं, वो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं जितना मेन चेस में मांगे। दिव्या और इंडिया की जो स्टनिंग चौंका देने वाली सक्सेस है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये यंग गर्ल्स को इंस्पायर करेगी कि वो चेस को एक करियर की तरह चूज करें। द ह्यूज मीडिया अटेंशन, इतनी ज्यादा मीडिया की अटेंशन जो दिव्या को मिली है, उनको फीचर किया गया है फ्रंट पेजेस पे न्यूज़पेपर के, वो ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई है टीवी पे, और उनको बहुत ज्यादा अटेंशन ऑनलाइन भी मिला है। तो ये एनकरेज करेगा और भी पेरेंट्स को कि वो अपनी बेटियों को चेस सिखाएं, और इंडिया को और ज्यादा लड़कियों की जरूरत है कि वो चेस बोर्ड में पीसेस मूव करें, मतलब चेस खेलें। हालांकि जो करंट इंडियन लाइनअप है, लाइनअप में जो हमारे पास इतने सारे एथलीट्स हैं, इतने सारे प्लेयर्स हैं, ये लाइनअप तो अच्छा लग रहा है, हमारे पास बहुत अच्छे सारे प्लेयर्स हैं कि हम ओलंपियाड गोल्ड ला सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, रिटेन अपने पास बना के रख सकते हैं, हमसे जाएगा नहीं। इट इज इंपेरेटिव, इंपेरेटिव इज इंपॉर्टेंट है
इंपॉर्टेंट क्या है कि कंट्री को ढूंढना होगा, स्पॉट मींस ढूंढना होगा और फिर नर्चर करना होगा, नर्चर मींस ग्रो करवाना होगा फ्रेश यंग टैलेंट को। तो बस बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसा लग रहा है कि अगले साल का ओलंपियाड भी हमारे पास ही आएगा, अगले साल ओलंपियाड गोल्ड भी हमारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी हमें नए नए प्लेयर्स ढूंढने होंगे, उनको ट्रेन करना होगा, उनको ग्रो करवाना होगा। पेरेंट्स को भी इंस्पायर होना चाहिए दिव्या की सक्सेस से, वो भी अपनी बेटियों को चेस सिखाएं खिलाएं, जिससे कि और भी ज्यादा वुमेन चेस हमारी कंट्री में स्ट्रॉन्ग हो जाए। पैसेज समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आखिरी पैराग्राफ क्या कह रहा है? देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि वंदिका अग्रवाल हैं, बी सविता श्री है, वो है, लेकिन अगर वर्ल्ड के टॉप 100 की बात करें तो सिर्फ 8 ही इंडियंस हैं, जबकि चाइना के 14 इंडियंस हैं टॉप 100 में, और जबकि टॉप 3 भी चाइना के पास है। इंडिया के जो चेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मैनेजमेंट में हैं, उनको कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स करने होंगे विमेन चेस के लिए, और उनको तुरंत की तुरंत उनको इंप्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा जल्दी से जल्दी। आफ्टर आइडेंटिफाइंग, एक बार आइडेंटिफाई कर लें बहुत अच्छा खासा ग्रुप प्रॉमिसिंग गर्ल्स का, प्रॉमिसिंग गर्ल्स मींस वो गर्ल्स अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, उनको फिर बहुत अच्छे से आप ट्रेनिंग दो और उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेस दो। बहुत ही कम फैमिलीज हैं जो अफोर्ड कर सकती है इतने ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रेनर्स, ट्रेनर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो बहुत कम फैमिलीज हैं जो अफोर्ड कर पाएंगी और यूरोप ट्रैवल करना अफोर्ड कर पाएंगी, जहां से इंडियन प्लेयर्स जो हैं अपने नॉर्म्स बनाते हैं, मतलब उनको पूरा पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है, वैसे नॉर्म्स मीनिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है अपने ग्रैंड मास्टर या इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का। देयर शुड आल्सो बी मोर सच टूर्नामेंट्स इन इंडिया, इंडिया में भी ऐसे और ज्यादा टूर्नामेंट्स होने चाहिए। ऑथर ने बहुत प्यारा आर्टिकल लिखा है, मतलब मजा आ गया पढ़ के। ऑथर ने क्या बोला कि सरकार को कोचेस देने चाहिए, है ना, सरकार को ट्रेनिंग देनी चाहिए, सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे महंगे कोचेस, इतना महंगा महंगा ट्रैवल, वो सारी चीजें। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी गर्ल्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दो, जिससे कि विमेन चेस इंडिया में आगे बढ़े। चलिए, टोन कैसी थी? ऑथर तारीफ कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उम्मीद है ऑथर को बहुत, और ऑथर ने कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिकल, कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिकल मतलब क्या होता है कि आप बुराई तो कर रहे हो लेकिन आप उस बुराई को सजेशन के साथ कर रहे हो कि भाई ये कमी है लेकिन इस कमी को तुम ऐसे सुधार सकते हो, इस तरह के टोन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिकल टोन। चलो क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैम परफेक्शन रोज नहीं होता, बेटा परफेक्शन रोज होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है, वेडनेसडे को यूट्यूब पे होता है। मैम परफेक्शन में ग्रामर नहीं पढ़ाते, बेटा ग्रामर के लिए आपको ग्रामर ग्रंथ बैच मिलता है परफेक्शन बैच के अंदर ही, उसके अलावा परफेक्शन का आखिरी हफ्ता आपको पूरा ग्रामर को डेडिकेट होता है। चलो क्वेश्चन का आंसर देंगे। मीडिया अटेंशन का क्या रोल प्ले होगा कि बाकी लोगों को एनकरेज करेगा, इंस्पायर करेगा, तो इट एनकरेज मोर गर्ल्स एंड पेरेंट्स टू कंसिडर चेस सीरियसली। आंसर इज सी। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया की करंट पोजीशन को कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है? करंट पोजीशन क्या है? हमारे पास कुछ तो शाइनिंग स्टार्स हैं, लेकिन अभी ओवरऑल डेप्थ डेप्थ हमारे पास उतनी नहीं है। आंसर इज बी, हम इक्वल तो नहीं है चाइना के, फोर्स कम होती जा रही है, नहीं हम सुपर पावर भी नहीं है, अभी लोग हैं हमारे पास लेकिन अभी भी कमी है। नेक्स्ट, ऑथर ने क्या सजेशन दिया कि आइडेंटिफाई करो, नर्चर करो अच्छे प्लेयर्स को। आंसर इज डी। क्या क्या स्कोर्स है सभी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में? चलो अब हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब है ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और मेन आइडिया समझेंगे। स्किमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक आदत बनानी है, एक आर्टिकल रोज रीड करने की और एक आर्टिकल रोज स्किम करने की। एक रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर देंगे। मोर देन 5500 स्टूडेंट्स आर वाचिंग द सेशन। व्हाई द गिनी इंडेक्स इज रॉन्ग अबाउट इंडिया? गिनी इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब डेटा एक नंबर होता है, वो इंडिया को लेकर गलत क्यों है? कुछ इंटरव्यूइंग आर्टिकल लग रहा है ना, इंटरव्यूइंग मींस इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग सा। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। स्किम इट एवरीवन। हाँ जी, ऑथर क्या कह रहे हैं? गिनी इंडेक्स ने इंडिया को रैंक किया है वर्ल्ड की मोस्ट इक्वल सोसाइटीज में, कंट्री को 20 पॉइंट इतना स्कोर मिला है। इंडिया एक मॉडरेटली लो कैटेगरी में है। ये खुशी की बात तो हो सकती है लेकिन रियलिटी कुछ और है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो इंडिया को हमने कैसे इक्वल सोसाइटी बना दिया, इस चीज की बुराई भी हो रही है कि आर्टिकल हाईलाइट करता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी इक्वालिटी नहीं है। जेंडर, इकोनॉमिक, हेल्थ, इन सब में इनइक्वालिटी रही है। टेक्नोलॉजी भी आ गई है तो इसमें अलग तरह की इनइक्वालिटीज भी आ गई है। सबसे बड़ी इनइक्वालिटी वेल्थ इनइक्वालिटी है। अगर आप अर्बन इंडिया में चलोगे, लग्जरी कार में 30 लाख रुपए की मान लो लग्जरी कार है, एक शॉफर चला रहा है जो अर्न करता है अप्रॉक्सिमेटली 3 लाख पर साल का, तो ये दिखाएगा कितनी इनइक्वालिटी है। तो ऑथर ने बोला रैंकिंग आई उसमें इंडिया को इक्वल सोसाइटीज में रैंक किया गया, बट एक्चुअली इंडिया में बहुत इनइक्वालिटी है, हर तरह की इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, वेल्थ इनइक्वालिटी है, हेल्थ इनइक्वालिटी है। और फिर ऑथर ने वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करी कि एक इंसान 30 लाख की गाड़ी में चल रहा है लेकिन उसका ड्राइवर है वो सिर्फ साल के 3 लाख रुपए कमाता है, तो आप देखो कितनी इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर। अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? स्टैटिस्टिक्स भी इसी रियलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक स्टडी हुई जहां पे पता लगा कि 22.6% सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास ही जा रही है इतना पैसा। स्टडी ने मेंशन किया कि वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, लोगों की इनकम इतनी अच्छी नहीं है, नॉन टैक्सेबल इनकम का बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड है। इसका मतलब है जो डेटा आया वो टैक्स का वो लेके वो 10% से कम पॉपुलेशन के पास है, मतलब 10% से कम पॉपुलेशन वाला टैक्स वाला डेटा है। तो रीजन क्या है डेटा की कमी का? क्योंकि बहुत ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी है। बहुत सारी पॉपुलेशन आज भी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, वो उन लोगों के कंपैरिजन में फॉर्मल सेक्टर में पैसा कमाते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, वुमेन हमेशा से वर्कफोर्स से बाहर रही हैं। सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे वुमेन बहुत कम है, 12.7% की वुमेन है जो लीडरशिप पोजीशंस में है। इंडिया में इको स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ज्यादा है लेकिन वुमेन वाले स्टार्टअप्स भी बहुत कम है। तो अभी तक ऑथर ने वेल्थ इनइक्वालिटी की बात की थी, इस पैसेज में ऑथर ने वुमेन या जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी की बात करी कि वुमेन जो है वर्कफोर्स में बहुत कम है, फिर मैनेजमेंट पोजीशंस में बहुत कम है, लीडरशिप पोजीशंस में बहुत कम है, स्टार्टअप वुमेन वाले बहुत कम है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे।
अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, सोशल नॉर्म्स जो है वो भी जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। फैमिली रिसोर्सेज जो मतलब सोसाइटी भी ऐसी चल रही है कि जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ रही है, लोग गर्ल चाइल्ड में ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी बहुत सारी इनइक्वालिटी आ रही है, लोगों के पास बैंकिंग नहीं है, डिजिटल बैंकिंग को यूज नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया ने प्रोग्रेस करी है इंटरनेट देने में, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आज भी डिजिटल डिवाइड है, लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सिर्फ 52.7 स्कूल ही थे जिनके पास कंप्यूटर्स थे, इंटरनेट से कितने ही स्कूल्स में है पूरे इंडिया में। तो डिजिटल डिवाइड होता जा रहा है, बच्चों के पास स्कूल्स तो है लेकिन कंप्यूटर्स नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। अगर उनके पास होंगे तो वो लोग टेक्नोलॉजी में अच्छे टेक्नोलॉजी में भी स्किल्ड हो पाएंगे। तो बेसिकली ऑथर ने इस पूरे पैसेज में 3 तरह की इनइक्वालिटीज की बात की है। पहली बात करिए वेल्थ इनइक्वालिटी की, दूसरी बात करिए जेंडर इनइक्वालिटी की, और तीसरी बात करिए डिजिटल इनइक्वालिटी की। सो दिस वाज द मेन आइडिया ऑफ द एंटायर पैसेज। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल डिवाइड को कौन सा सेंटेंस बेस्ट एग्जांपल दे रहा है कि स्कूल्स में कंप्यूटर्स नहीं है और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ऑथर ने एक बात पैसेज में लिखी थी, आंसर इज डी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नॉर्म्स और जेंडर इनइक्वालिटी के बीच में क्या रिलेशन है कि सोसाइटी कहती है गर्ल्स के एजुकेशन में स्पेंड मत करो, गर्ल्स पे स्पेंड मत करो। इनहेरिटेंस भी, उसमें भी जेंडर डिस्पैरिटीज है, वुमेन को उतना इनहेरिटेंस से पैसा नहीं मिलता जितना मेन को मिलता है। तो जेंडर डिस्पैरिटीज इन इनहेरिटेंस एंड फैमिली स्पेंडिंग ऑन गर्ल्स। क्या क्या स्कोर्स में सभी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। चलो मैच का कॉलम देखते हैं, कल वाले वर्ड्स कितने लोगों को याद है। शर्किंग इज अवॉइड करना, डिसअवॉव मींस पहले आपने हाँ किया था फिर मना कर दिया, स्टिफलिंग इज रोक रहे हो आप उस चीज को, अर्नेस्टली बहुत सिंसियरली काम कर रहे हो, एम्बिगुअस चीज क्लियर नहीं है। ई ए सी बी एंड डी स्कोर्स एवरीवन। आज वाले वर्ड्स का मैच का कॉलम, प्ले योर कार्ड्स राइट, सही से काम करो ना। अ नाइट आउल जो रात को उठता हो ना रात को काम करता हो, काम गया। हाँ, गेट अ ग्रिप, आपको समझ में आ रही है चीज, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हो। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, आगे कुआं पीछे खाई, अ होल न्यू बॉल गेम, पूरी नई सिचुएशन। डी ए ई सी एंड डी स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द में से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है, आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखोगे ही लिखोगे। इट इज रिस्पांसिबिलिटी, हर कोई बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस मोमो एंड इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे, एवरीवन हैज टू राइट देम। आज से नया प्रोफेशनल बैच स्टार्ट हो रहा है, हम स्किमिंग सीखने वाले हैं आज की क्लास में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। तो जितने लोगों ने अभी तक प्रोफेशनल बैच में एनरोल नहीं किया है, आज की आज कर लेना। आज आखिरी डेट भी है, इसके बाद आपको ऑफर नहीं मिलेगा 40% का, 31 जुलाई भी आज। तो मेक श्योर करो कि आप आज से ही क्लासेस में स्टार्ट करवाना। 2 घंटे रिटोरल परफेक्शन को रोज दोगे, अपने आप इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, बट उसके लिए क्लासेस में